हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो इससे पहले लेक्चर्स में मैंने चेसिस और फ्रेम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ डिस्कस किया। जनरली चेसिस पे हमने काफ़ी कुछ डिटेल किया और हम थोड़ा फ्रेम और चेसिस मिक्स करके डिटेल करने वाले हैं। क्या था फ्रेम और चेसिस, पता था ना? जो मेन पार्ट था हमारा, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे चेसिस अगर बताया जाए, ये सारे पार्ट्स हमारे चेसिस हैं, ठीक है। अगर यहाँ इंजन रखना तो हमें एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, तब इंजन रख पाएंगे। यहाँ इंजन या यहाँ पे गियर बॉक्स रखना है तो एक फ्रेम जनरेट करना पड़ेगा, तब इंजन रख पाएंगे। वो फ्रेम था और ये जो आउटर पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो हमारा चेसिस है, ठीक है। तो जो मैंने जनरली लेआउट बनाया है आपका एक फ्रेम का, मैं फ्रेम वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि जनरली फ्रेम वर्ड इसलिए मैं अब यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि जो पार्ट्स वगैरह अब हम रखने वाले हैं, सारे पार्ट को अटैच करने वाले हैं अपने चेसिस से, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फ्रेम, कुछ ना कुछ सपोर्टिंग मेंबर हमें बनाना पड़ेगा। तो कंफ्यूज मत होना, मैं फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, तो ठीक है। तो जनरली मैंने ये फ्रेम का या चेसिस का, फ्रेम विद चेसिस का मैंने एक लेआउट जनरेट किया है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस मेंबर को हम क्या कहते हैं। जो साइड का जो मेन मेंबर होता है, क्लियर है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल साइड मेंबर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल साइड मेंबर। पीछे वाले जो मेंबर दोनों को जो सपोर्ट करता है, लॉन्गिट्यूडनल साइड मेंबर, इसको और इसको, उसे हम कहते हैं रियर क्रॉस मेंबर। ये रियर साइड है, ये फ्रंट साइड है, गाड़ी का फ्रंट वाला पार्ट ये है, रियर वाला पार्ट ये है। लिख देता हूँ थोड़ा डिटेल में, रियर पार्ट ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो रियर पार्ट का थोड़ा देखोगे कि ये ज़्यादा चौड़ा है, इधर लेंथ कम है, ठीक है। रीज़न है ताकि जब गाड़ी हमारी टर्न होती रहे, तो क्या होता है जनरली हम अपनी गाड़ी का जो फ्रंट का जो चेसिस वाला जो पार्ट है, उसको हम थोड़ा सा टेपर ऐसा रखते हैं, मतलब आगे की ओर ऐसा रखते हैं, ताकि जब गाड़ी हमारी टर्न हो तो हमें जो रेडियस है वो कम मिले, गाड़ी हमारी इजीली टर्न हो जाए, ठीक है। टर्निंग रेडियस जो हमारा है वो हमें अच्छा मिले, काफ़ी इजीली हमारी गाड़ी टर्न हो जाए, इसलिए हम सामने जो चेसिस है उसको ऐसे नैरो करके रखते हैं। एक चीज़ क्लियर हो गया। तो पीछे वाला जो ये, इसको हम रियर क्रॉस मेंबर कहते हैं, इसको हम फ्रंट क्रॉस मेंबर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बीच वाले पार्ट हैं, इनको हम कहते हैं डायगोनल मेंबर, और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट डायगोनल मेंबर। इन्हीं डायगोनल वाले मेंबर को सपोर्ट करने के लिए एक हम इंटरमीडिएट क्रॉस मेंबर भी यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है? जो ब्लू कलर से दिख रहा है, इसको लॉन्गिट्यूडनल साइड मेंबर कहते हैं। फ्रंट में दोनों लॉन्गिट्यूडनल साइड मेंबर को सपोर्ट करने वाले को हम फ्रंट क्रॉस मेंबर कहते हैं। पीछे जो सपोर्ट कर रहा है उसको रियर क्रॉस मेंबर कहते हैं। बीच में एक डायगोनल मेंबर होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए इंटरमीडिएट क्रॉस मेंबर भी होता है। ओके, जो क्रॉस मेंबर्स हैं, जितने भी क्रॉस मेंबर आपको दिख रहे हैं, रेड कलर वाले सारे क्रॉस मेंबर हमारे ब्लू कलर वाले जो लॉन्गिट्यूडनल साइड मेंबर है उससे या तो वेल्ड होते हैं या तो रिवेटेड होते हैं। देखो ये क्रॉस मेंबर आ रहा है, इधर से ये क्रॉस मेंबर आ रहा है, इधर से ये क्रॉस मेंबर आ रहा है, इधर से, तो ये एक रिवेटेड हमने एक इस पर लिया और सबको रिवेट के हेल्प से सबको ज्वाइंट किया है। तो यहाँ भी रिवेट के हेल्प से ज्वाइंट करते हैं मैक्सिमम जगह पे, और मैक्सिमम जगह पे ये कास्टेड ही बनाते हैं, एक पीस में ही आउटर पार्ट बना लेते हैं कास्टिंग करके, या तो अलग अलग बनाकर हम उसको वेल्ड करके रखते हैं, या तो हम नट बोल्ट के थ्रू, नट बोल्ट नहीं, जनरली या तो वेल्ड करते हैं चेसिस के पार्ट, या तो हम रिवेटेड करते हैं। नट बोल्ट का मैनेजमेंट नहीं करते क्योंकि वो ढीला होकर खुल सकता है। चेसिस खुला तो समझ लो गाड़ी खुली है तुम्हारी, तुम भी खुल जाओगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो क्या है चेसिस फ्रेम, यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है आप ध्यान से देखोगे तो जनरली इसका काम क्या है, गाड़ी हमारे जितने व्हीकल्स का जो भी हमारे ऑक्सिलरी पार्ट्स हैं, इन द सेंस बैटरी, सीट, बॉडी पार्ट, जो बॉडी ऊपर वाला रहेगा, आपके इंजन हो गए, इंजन का लोड जो लगेगा, एक्सल, व्हील, गियर बॉक्स, इतने सारे जो पार्ट्स हैं, सबका ये क्या करता है चेसिस, ये जो सारे मेंबर्स क्या है, सपोर्टिंग मेंबर है, उनको सपोर्ट करते हैं, उनका लोड वियर करते हैं। क्लियर है? तो लोड वियर करने के लिए हम इसको, जो चेसिस वाला पार्ट है कार का या ऑटोमोबाइल का, व्हीकल का, हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सेफ्स भी होता है, जैसे जनरली जो कार वगैरह है उसके लिए जो लॉन्गिट्यूडनल जो साइड मेंबर है, लॉन्गिट्यूडनल साइड मेंबर हम इस शेप का बनाते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्क्वायर शेप में ऐसा बनाते हैं, हॉलो स्क्वायर शेप में ये साइड वाला मेंबर बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टिफनेस है, इसकी जो रिजिडिटी है, वो, और बोला जाता है इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू चैनल सेक्शन। कुछ ऐसा भी आप देखा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा देखा होगा शेप आपने,
क्लियर है? ये अलग अलग शेप बना रहा हूँ मैं। एक सर्कुलर शेप होता है, सर्कुलर हॉलो शेप, तो जनरली एक होता है रेक्टेंगुलर शेप, फुल्ली रेक्टेंगुलर शेप। ये मैंने कुछ शेप बना है, इस शेप्स का ये सब चेसिस होते हैं जनरली। क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा शेप का चेसिस का, कौन सा शेप के क्रॉस मेंबर यूज करें, कौन से शेप का अपना लॉन्गिट्यूडिनल साइड मेंबर यूज करें, कौन सा शेप का हम इंटरमीडिएट क्रॉस मेंबर यूज करें। ये डिपेंड करता है कि आप, पूरा डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कहाँ पे चल रही है, ऑफ रोड व्हीकल है या ऑन रोड व्हीकल है। ऑफ रोड व्हीकल है तो ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है आपको स्टिफनेस ज़्यादा चाहिए, इलास्टिसिटी आपकी चेसिस की ज़्यादा चाहिए। तो जो मेन लॉन्गिट्यूडिनल साइड वाला हम ये वाला पार्ट यूज़ करते हैं, ये हॉलो स्क्वायर शेप का हम ट्यूब ये इसमें यूज़ करते हैं। और जो क्रॉस मेंबर है उसमें हम ये चैनल टाइप जो है ये इस टाइप का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी भी स्टिफनेस अच्छी खासी होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। क्लियर है? ऑफ रोड, जो ऑन रोड व्हीकल है तो ऑन रोड व्हीकल जाहिर सी बात है सिंपल प्लेन रोड पे चल रहा है तो वाइब्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू ऑफ रोड व्हीकल। लोड जो बाकी जो वाइब्रेशन के कारण जो हमारे लोड वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, व्हील पे भी लोड पड़ेगा तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा इनके बीच में। ठीक है? तो इसलिए हम जनरली जो होता है हम वहाँ भी जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल साइड मेंबर है, कभी कभी हम अपना लॉन्गिट्यूडिनल साइड मेंबर है वो भी इसी शेप का यूज़ कर लेते हैं, इसी शेप का लॉन्गिट्यूडिनल साइड मेंबर भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? और क्रॉस सेक्शन भी हम इसी शेप का यूज़ करते हैं। सर्कुलर कहाँ यूज़ करते हैं? जनरली हमारे जो 2 व्हीलर व्हीकल्स हो गए, सर्कुलर देखो एक चीज़ याद रखना, मैं बोलूँ कोई चीज़ अगर फुल्ली सॉलिड है और कोई चीज़ हॉलो है तो इनमें से किसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी? हॉलो वाली की स्टिफनेस ज़्यादा होगी। याद रखना, हॉलो वाला जो पार्ट होता है उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड पार्ट। इसलिए आप बहावा वगैरह की गाड़ी देखोगे, ऐसे ही बहा की गाड़ी, उसमें जो हम अपना मेंबर यूज़ करते हैं, फ्रेम जो बनाते हैं वो सर्कुलर पाइप का बनाते हैं। किसी बाइक का देखना, वहाँ भी हम मैक्सिमम सर्कुलर या फिर ये हॉलो पार्ट ही यूज़ करते हैं। हॉलो पार्ट की स्टिफनेस ज़्यादा होती है, इलैमिनेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोई भी सॉलिड पार्ट्स। ठीक है? तो अलग अलग शेप को, अब जो ये देखो ये चैनल, जो इस टाइप का चैनल है, आप ट्रेन वगैरह, ट्रेन का कभी चेसिस देखे हो, किसी भी बोगी का चेसिस, वहाँ पे ये यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो ये सी सेक्शन है, 2 सी सेक्शन लगा दिए ना, इसकी स्ट्रेंथ, तो ये मेन जो पार्ट है यहाँ पे हम ट्रेन वगैरह पार्ट हो गया। और जो स्क्वायर शेप का है, हॉलो नहीं, फुल्ली स्क्वायर, ये टाटा की जो पुरानी ट्रक्स वगैरह आती है, जो हैवी व्हीकल्स आती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी व्हीकल्स आती हैं, वहाँ पे हम साइड मेंबर के लिए एज फुल सॉलिड यूज़ करते हैं और साइड क्रॉस मेंबर्स के लिए हम या तो ये यूज़ करते हैं। ठीक है? तो शेप्स के बारे में, किस टाइप का शेप का यूज़ करते हैं ये क्लियर हो गया है। कौन से मेंबर को क्या कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। क्यों हम, अच्छा ये क्रॉस मेंबर हम क्यों बनाते हैं? क्रॉस मेंबर बनाने का और भी कुछ रीज़न होगा। तो जाहिर सी बात है, किसी भी बॉडी को आप बनाए हो तो उसको सपोर्ट तो चाहिए ना। आप सिंपल अगर ऐसा चेसिस बना दो, ठीक है, चेसिस अगर आप ऐसा बना दो, बस ऐसा चेसिस बना दो, ये रहा आपकी चेसिस, ठीक है, हो गया, रखो सारे पार्ट चलाओ, टूट नहीं जाएगा बीच से। तो इसलिए हम एक क्रॉस मेंबर प्रोवाइड करते हैं ताकि एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले आपके चेसिस को। ये सब हो गया। नाउ custom to increase the rigidity and to withstand the shocks, blows, twist and vibration coming during the operation, frame should be provided with cross members। ठीक है? वाइब्रेशन से सब बचने के लिए, शॉक से बचने के लिए, इसलिए हम क्रॉस मेंबर का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी चेसिस में। ठीक है? तो जो ये बॉक्स टाइप का जो शेप होता है, इससे स्टिफनेस आपकी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए ज़्यादातर जो मेन पार्ट है हम इस शेप का यूज़ करते हैं। मिडिल टाइप के जो व्हीकल्स हैं उनमें, ज़्यादा हैवी व्हीकल्स में हम ये सॉलिड यूज़ करते हैं साइड में, बट हम बीच वाले पार्ट में ये डबल सी सेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इतना कुछ हो गया। नाउ ओके, कन्वेंशनल फ्रेम्स वगैरह कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए, ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल फ्रेम क्या होता है, किस टाइप का। ये एक तरीके का नॉन लोड फ्रेम भी है, उसको कहते हैं नॉन लोड फ्रेम। क्या होता है, जनरली हमारे चेसिस पे सिर्फ समझ लो, मैं ऐसे बता रहा हूँ, परसेंटेज में बता रहा हूँ, 60% ज़्यादा हो गया, ओके 60% लोड ही सिर्फ हमारे चेसिस पे आता है,
ठीक है। क्योंकि जनरली हमने हर चीज़ तो इस पे सेट किया है ना, तो हर चीज़ जब हमने इस पे सेट किया है तो जाहिर सी बात है पूरा लोड हमारे इस चेसिस पे भी आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इन कन्वेंशनल टाइप फ्रेम सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम जो सॉक्स एब्जॉर्वर यूज करते हैं ना साइड में, लीफ ब्लेड टाइप के ट्रक्स वगैरह देखोगे तो क्या होता है 60% ऑफ लोड तो हमारे चेसिस पे लगता है, 40% जो लोड है वो फुल्ली ट्रांसफर हो जाता है इस सॉक्स एब्जॉर्बर में। पूरे बॉडी चेसिस के ऊपर जो भी बॉडी लगेगा उस पर इंजन वगैरह जो भी अटैच वगैरह रहेगा, अटैचमेंट वगैरह, ठीक है। तो इस टाइप के फ्रेम को, नॉन लोड फ्रेम को हम कन्वेंशनल फ्रेम कहते हैं। पुरानी आप देख लो जो वुड वगैरह का भी हम पुराने ट्रक्स वगैरह नहीं देखते थे, हम वुड का पूरा यूज करते थे साइड में क्रॉस ऐसा लोड ट्रांसफर कम करने के लिए, ठीक है। तो जो बॉडी में जितने बॉडी वर्क जो है जनरली हम फ्लेक्सिबल मटेरियल का बनाते थे, फॉर एग्जांपल वुड का। जो ट्रक्स है हमारे ऐसे ही दिखते थे ना, ये वुड के पूरे बनते थे, पीछे वाले पार्ट पूरे वुड लगाते थे ताकि लोड कम से कम नीचे ट्रांसफर हो, और जो बाकी जो इंजन वगैरह का लोड है वो फुल्ली इस पे रहता है। 40% 60% लोड तो हमारे चेसिस पे भी रहता है, बट मैक्सिमम लोड ट्रांसफर हो जाता है किसमें, शॉक एब्जॉर्बर पे, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेंशनल फ्रेम। कन्वेंशनल फ्रेम के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेमी इंट्रीगल फ्रेम। सेमी इंट्रीगल फ्रेम में क्या होता है, सेमी इंटीग्रल फ्रेम। दूसरा सेमी इंटीग्रल फ्रेम में ओके क्या करते हैं, जो हमारा बॉडी पार्ट्स हैं जितने भी हमारे, ये हमारा बॉडी है। बॉडी क्या है, किसी भी ऑटोमोबाइल का बॉडी जो ऊपर वाली जो ढांचा होता है ना स्टील का जो शेप देता है, वो जो बॉडी के इंजन तो इस पे सेट है, क्लियर है। अब ये जो बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट का जो भी वेट होगा इस, मान लो ये बॉडी पार्ट है और ये चेसिस है, ठीक है, ये चेसिस है, इस चेसिस पे ये बॉडी पार्ट रख दे तो हमारी ऑटोमोबाइल रेडी हो गई। तो ये जो बॉडी पार्ट है इसको हम डायरेक्ट अपने चेसिस से अटैच नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने चेसिस से अटैच ना कर हम बीच में कुछ रबर का ऐसा डंपर टाइप का यूज करते हैं, और रबर टाइप का उससे हम ये चेसिस उस रबर पे रखते हैं ताकि कुछ शॉक्स एब्जॉर्ब कर ले, कुछ लोड ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप के फ्रेम को हम सेमी इंटीग्रल फ्रेम कहते हैं। कहाँ सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, ट्रेन्स का जो इंजन हो गया, ट्रेन का जो इंजन हो गया, कभी देखा ना ऐसे डायरेक्ट वो चेसिस से अटैच नहीं होता है, रबर डैम्पर यूज करते हैं। रबर डैम्पर नहीं रहता है, रबर टाइप का दिखता है बट रबर का ही मटेरियल हाई स्टिफनेस मटेरियल होता है, उसके ऊपर हम रखते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हम सेमी इंटीग्रल फ्रेम। नाउ अगला हम डिस्कस करने वाले हैं एंड द लास्ट टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रेम, और जिसे हम इंटीग्रल फ्रेम भी कहते हैं, इंटीग्रल और यूनिट फ्रेम। इस टाइप के फ्रेम में क्या करते हैं, जैसे देखो ये हमारा चेसिस हो गया, साइड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा चेसिस हो गया, ये हमारा इंजन हो गया, ये हमारा गियर बॉक्स हो गया, ठीक है, ये हमारे एक्सल्स हो गए आगे के फ्रेम। इसके ऊपर हम अपने बॉडी, गाड़ी का जो बॉडी है वो बॉडी हमने इसके ऊपर रख दिया। तो क्या करते हैं जनरली, मैं अभी तक यही बता रहा था कि गाड़ी के जो भी इंजन वाले पार्ट है सब हमारे चेसिस पे सेट होते हैं, ठीक है, होते तो चेसिस पे सेट है, बट पूरा लोड इसी पे आ जाएगा। तो क्या किया गया इन इंटीग्रल यूनिट फ्रेम में हम क्या करते हैं, अपने इंजन के कुछ पार्ट्स को हम अपने इस फ्रेम से भी अटैच कर देते हैं। गियर बॉक्स से कुछ पार्ट्स को इस पे अटैच होता ही है, कुछ इस पे भी अटैच कर देते हैं ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जो लोड पूरा का पूरा चेसिस पे आ रहा है, जो पूरा चेसिस सारे जो ऑक्सिलरी पार्ट्स का लोड झेल रहा है, वो कुछ बॉडी भी झेल, बॉडी में भी हम ऐसा ग्रुप बनाकर उसको बॉडी से भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने बाइक का ही देख लो, बाइक में जो इंजन आप लगाया है, मेन जो वाला पार्ट है देखो वो बाइक के चेसिस में लगा हुआ है, बस कुछ पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम अपनी बॉडी से कनेक्ट कर दिए हैं, साइड मेंबर या के बॉडी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। उससे क्या होता है, फुल्ली जो लोड होता है वो पूरा चेसिस में ना जाते हुए कुछ हमारे बॉडी भी डिस्ट्रीब्यूट, तो बॉडी यहाँ पे कैसे एक्ट करने लगता है, बॉडी भी एक सपोर्टिंग लोड मेंबर की तरह यहाँ पे एक्ट करने लगता है, ठीक है।
और इट कैन बी असेंबल इजीली असेंबल, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा लोड आपको चेसिस में देना, पूरी इंजन को चेसिस में सेट करना, तो काफ़ी फ्रेम्स बनाने होंगे। और जो फ्रेम आप बनाओगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनाओगे, उसके बाद उसमें भी फ्रेम बनाओगे, फिर इंजन रखोगे, तो पूरा सपोर्ट, तो इंजन को आप बस नीचे से सेट करोगे। तो आप चाहते हो इंजन, फिर हो सकता है वाइब्रेशन होने के बाद दिक्कत हो जाए, तो हम ऊपर से भी अगर सपोर्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो असेंबलिंग जो होता है इसका ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से खोलो, नीचे से 2 नट खोलो, काम खत्म, नहीं तो नीचे ही 10 मिनट का से रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फ़ायदा है हमारे इंटीग्रल यूनिट फ्रेम में। ओके, तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, किस शेप का ये होना चाहिए, कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेम, ये सब डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोड, जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये लोड सहता है, स्टिफनेस है, ये सब क्या है, कितना ज़रूरत है, कौन कौन से इस पे टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इस पे एक्ट होते हैं, किस टाइप का स्ट्रेस एक्ट होता है, कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, ये 2 टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे, और हमारा आज का फ्रेम चेसिस ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके गाइस, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक लोड्स एक्टिंग ऑन अ चेसिस और फ्रेम पे जो डायनेमिक लोड हमारा एक्टिंग होता है जब भी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, खड़ी रहती हैं, या जो गड्ढे रोड में आते हैं, जो बम्स आते हैं, तो कुछ लोड तो एक्ट होता ही है, तभी तो स्टिफनेस ये सब वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तब से। तो जनरली ये 3 टाइप का लोड हमारे किसी भी चेसिस और फ्रेम पे एक्ट होता है। सबसे पहला फ्लेक्सरल, और जिसे हम बेंडिंग लोड भी कहते हैं, ये जनरली वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट होता है। क्लियर है? तो ये क्यों एक्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल मतलब ये चेसिस है, इस चेसिस पे इंजन सेट होगा, गियर बॉक्स होगा, ठीक है, बाकी सारे ऑक्सिलरी गाड़ी के पार्ट्स होंगे, तो सबका लोड नीचे वर्टिकली तो एक्ट होगा ना सबका। और गाड़ी जब रन करेगी, बम्प खाएगी, तो ये जो चेसिस का पार्ट है ये ऐसा बेंड भी होगा, ऐसा भी बेंड होगा ना, चेसिस का पार्ट बेंडिंग। तो ये सब बेंडिंग क्यों होता है, समझ में आ गया ना इसके कारण ना। अब ये बेंडिंग है, इनको रेजिस्ट करना है। अब यहाँ पे 2 टाइप का बेंडिंग लोड आता है, कॉम्प्रेसिव भी यहाँ पे बेंडिंग लोड एक्ट होता है, और टेंसाइल लोड भी। कॉम्प्रेसिव बेंडिंग लोड जैसे ये देखो, जब ये नीचे आया तो ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये टेंसाइल हुआ, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया। तो बोथ कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल बेंडिंग लोड एक्ट होता है आपके चेसिस पे। तो इनको अगर रेजिस्ट करना हो तो क्या करें, इनको अगर रेजिस्ट करना है तो इसके लिए जो आपकी चेसिस होगा, कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए आपको एक थ्रस्ट टेकिंग मेंबर्स यूज करना होगा। एक्सल से लेके आपके जो एक्सल से लेकर जैसे यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक्सल से लेके फ्रेम तक में एक थ्रस्ट ऑब्जर्विंग मेंबर यूज करना पड़ेगा। और टेंसाइल बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए आपको जो भी मटेरियल आप चेसिस की यूज कर रहे हो उसकी सफिशिएंट स्टिफनेस आपको, उसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि उस बेंडिंग को सह सके, टेंसाइल को रेजिस्ट करने के लिए। नाउ अगला आते हैं टॉर्सनल लोड। टॉर्सनल लोड और ट्विस्टिंग मूवमेंट, ये कैसे एक्ट होता है भाई? फॉर एग्जाम्पल आपकी ये व्हीकल है, ठीक है, और आप साइड से देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल चारों का सरफेस सेम है, एक चक्का आपका गड्ढे में चला गया, एक तरफ से आपका चेसिस क्या होगा, चेसिस आपका बैंड होगा। मतलब कैसे बताऊं, जैसे ये देखो, ये मेरा हाथ है, गाड़ी चल रही है तो कुछ बम्प्स आएगा तो एक चक्का ऐसे घूमेगा, तो बॉडी में, जो मेरी बॉडी में देखो ना, मैं ऐसे हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट मेरा ट्विस्ट हो रहा है, तो कार में भी ऐसे ही होता है, इधर बम्प आया तो इधर ट्विस्ट होगा, इधर ट्विस्ट होगा, इधर ट्विस्ट होगा, ऐसे होता रहता है। रोड के जो बम्पर वगैरह है, गड्ढे वगैरह, इनके कारण, वाइब्रेशन के कारण ये होता है। इस ट्विस्टिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए आपको बकायदा मेंबर, जो आपका जो आप जो टेंसाइल जो मेंबर यूज करेंगे अपने चेसिस में, वो बहुत डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे उसको रेजिस्ट करने के लिए आपको क्रॉस मेंबर, एक्स्ट्रा क्रॉस मेंबर यूज करना है चेसिस में, जितना चाहो आप, मतलब जितना नहीं, वेट नहीं बढ़ जाए इतना भी, क्रॉस मेंबर ऐसा जगह पे यूज करो जिससे स्ट्रेंथ बढ़े। टॉर्क रेजिस्टेंस मेंबर आप यूज करना पड़ेगा आपको, रेडियस रॉड यूज करना, कुछ सर्कुलर रॉड आपको यूज करना पड़ेगा, बेंजो फ्रेम टाइप आपको टॉर्क मेंबर भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नाम बताएंगे आप, क्रॉस मेंबर इस ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग लोड को, टॉर्सनल लोड को रेजिस्ट करने के लिए क्रॉस मेंबर यूज करना पड़ेगा।
टॉर्क रेजिस्टिंग मेंबर्स यूज करने पड़ेंगे, रेडियस रॉड यूज करना पड़ेगा और बेंजो फ्रेम टाइप टॉर्क मेंबर भी आपको यूज करना पड़ेगा। नाउ इम्पैक्ट लोड पे आते हैं। गाड़ी चल रही है, अचानक गड्ढा आ गया, धप लगा, चल रहा है, ऐसा झटका लगा, इसको कहते हैं इम्पैक्ट लोड। ठीक है, दिस लोड इम्पैक्ट ऑफ व्हील्स इन रोड ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, इसको कैसे रेजिस्ट करेंगे? इसको रेजिस्ट करने के लिए आपको बम्पर्स कह रहा हूँ, शॉक्स एब्जॉर्बर अच्छा यूज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि आप बैठे हो, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, झटके लगेंगे आपको तेजी से, तो आप जितना अच्छा शॉक एब्जॉर्बर यूज करोगे, जितना अच्छा सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर यूज करोगे, उतना कम इम्पैक्ट आपको जाएगा। उसको रेजिस्ट करने के लिए आपको शॉक एब्जॉर्बर अच्छा यूज करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल जो लोड एक्ट होते हैं उन पे डिस्कस कर लिया हमने। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डिफेक्ट्स चेसिस के। ठीक है, ओके। तो गाइस, तो डिफेक्ट ऑफ चेसिस, जैसे कि बताया, डिफेक्ट ऑफ चेसिस हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डिफेक्ट होता कैसे हैं? सॉरी, ओके, सर्दी हो गई थोड़ी सी। तो ये डिफेक्ट जनरली होता कैसे है? किसी भी गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गया तब होता है, या तो गाड़ी चल रही है, गड्ढे के कारण इम्पैक्ट लगा, वो लग गया, इम्पैक्ट लगा तब हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे वाइब्रेशन के कारण ज़्यादा वाइब्रेट हो रही गाड़ी, ज़्यादा ऑफ रोड, प्लेन ऑन रोड गाड़ी है, ऑफ रोड में ज़्यादा चला रहे हो, उसके कारण वाइब्रेशन के कारण, तो ये सब डिफेक्ट आते हैं। डिस्कस करें कैसे कैसे डिफेक्ट आते हैं। देखो, सबसे पहला जो डिफेक्ट है, डिस्टर्ब्ड अलाइनमेंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। जो आपका चेसिस का जो डायरेक्शन है, क्लियर है, जो चेसिस का आपका जो, फॉर एग्जांपल ये चेसिस हो गया, ये चेसिस का जो अलाइनमेंट है, ये ऐसा बना हुआ, हो सकता है ये टेढ़ा हो जाए, ये अलाइनमेंट मिसमैच हो जाए, टेढ़ा होकर, मतलब कैसा बताओ, ऐसा कहीं मिसमैच हो जाए, हॉरिजॉन्टल देख लें या वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है वो मिसमैच होने के कारण, या तो आपने इंजन वगैरह जिस नट बोल्ट से सेट है उसकी अलाइनमेंट टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, टूट जाए, तो इसके कारण डिस्टर्ब चेसिस अगर डिफेक्ट है तो सबसे पहला डिफेक्ट ऐसा हो सकता है कि उसके अलाइनमेंट जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के वो हो सकते हैं। पहला देखा, ट्विस्टेड मेन फ्रेम। जो मेन फ्रेम है, इम्पैक्ट लोड एक्सीडेंट के कारण क्या हो सकता है? ट्विस्ट भी हो सकता है। ट्विस्ट इन द सेंस दिस, ये ट्विस्ट, ठीक है, ये देखो, इसको है ऐसा ट्विस्ट किया, ये ट्विस्ट, मैंने फोर्स इधर लगाया, इधर, ये ट्विस्ट हो सकता है आपका पूरा फ्रेम, और जो सब फ्रेम है वो भी। ठीक है, बकल्ड मेन फ्रेम, बकल्ड ऐसा कुछ फ्रेम है, एक तरफ से ऐसे बेंड हो जाए, बकल मेन फ्रेम, ये भी हो सकता है। बेंड साइड मेंबर, जो साइड मेंबर है, सिर्फ साइड मेंबर साइड से ऐसे बेंड होगा, क्लियर है। ब्रोकन और लूज गेस्ट प्लेट और रिवेट्स, गेस्ट प्लेट और रिवेट्स, जो मैंने फ्रेम अभी बनाकर आपको दिखा रहा था, यहाँ पे एक गेस्ट प्लेट यूज किया था रिवेट से, जो इस क्रॉस मेंबर को सपोर्ट कर रहा था रिवेट से हेल्प से, इसी को इस कहते हैं गेस्ट प्लेट। ठीक है, तो ये गेस्ट प्लेट मान लो क्रैक हो गया है, टूट गया है, जो रिवेट्स हैं वो 1 2 3 रिवेट टूट गए, तो ये हो गया। तीसरा, क्रैक्स, किसी भी फ्रेम में क्रैक्स आ गया, क्रॉस मेंबर में आ गया, चाहे साइड मेंबर में क्रैक आ गया, तो ये सब ओवरऑल डिफेक्ट्स है चेसिस के। अच्छा, कुछ तो है कि आप ठीक कर सकते हो, कुछ है कि नहीं ठीक कर सकते हो। अगर क्रैक्स आ गया इस पार्ट पे, फॉर एग्जांपल इस पार्ट पे क्रैक्स आ गया, तो इतने पार्ट को कट करो और नया पार्ट इसमें वेल्ड कर दो, चलो ठीक हो गया। ब्रोकन और लूज गेज प्लेट्स, अच्छा, ये तो इसमें जो पार्ट, जितने रिवेट्स टूटे हैं उन रिवेट को निकालो, न्यू रिवेट वहां लगाकर सेट कर दो। गेज प्लेट अगर क्रैक हो गया तो नया गेज प्लेट लगा दो, चलो ये भी हो गया। बेंड साइड मेंबर अगर बेंड हो गया तो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस या प्रेशर, हाई प्रेशराइज्ड प्रेस के हेल्प से आप चेसिस को एक फ्रेम में रखकर प्रेस करोगे तो वो सीधा हो सकता है, ये भी कर सकते हो। बकल्ड मेंबर, इसको भी हाइड्रोलिक वगैरह के हेल्प से। ट्विस्टेड मेन फ्रेम, ये तीनों को आप विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक हो गया। नाम बताता हूँ, इन डैमेज को ठीक करने का तरीका क्या है। फ्रेम कैन बी रिपेयर्ड बाय मींस ऑफ हाइड्रोलिक जैक्स से प्रेस कर दो तो उससे ठीक हो सकता है। स्ट्रेनिंग बार, प्रेशर पंप्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ टू रेजिस्ट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, अच्छा, अलाइनमेंट टेढ़ा हो गया तो क्या करोगे? अलाइनमेंट अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो भाई ठोक ठाक के उसको अलाइनमेंट सीधा करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज पूरी चेसिस के जो पार्ट्स जो मिस अलाइन हुए इनको चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये था हमारा ओवरऑल डिफेक्ट्स ऑफ चेसिस, कैसे ठीक करना वो भी डिस्कस किया। तो 3 लेक्चर या 4 लेक्चर हमारा शायद हो गए हैं ऑटोमोबाइल के, मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। स्टार्टिंग में चेसिस फ्रेम क्या होता, सबसे पहले ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हमने देखा, ऑटोमोबाइल वर्क कैसे करता है वो देखा, फिर उसके एक एक पार्ट्स में अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो ऑटोमोबाइल का मेन पार्ट्स होता है, चेसिस हो गए, फ्रेम हो गए,
वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बॉडी पार्ट है, ऊपर का जो स्टील वाला पार्ट होता है, वो पार्ट हम चेसिस डिस्कस करेंगे, फिर बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वैसे ही स्टीयरिंग पे चलेंगे, ब्रेक्स पे चलेंगे, इंजन पे चलेंगे, गियर बॉक्स